नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। क्या कोरोना हवा से भी फैलता है? ये सवाल सबके जहन में होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हालिया में एक खबर आई है जिसके तहत ये कहा गया है कि 32 देशों के 239 एक्सपर्ट्स ने और डॉक्टर्स ने WHO से ये गुजारिश की है कि उन्हें ये लगता है, उनकी रिसर्च, उनका ऑब्जर्वेशन, उनकी फाइंडिंग ये कहती है कि कोरोना वायरस हवा से हवा में फैल सकता है। इसलिए WHO को एक लेटर लिखकर यह गुजारिश की गई है कि आप कृपया करके अपने रिकमेंडेशंस को बदलें और WHO ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर करे कि एरोसॉल ट्रांसमिशन का खतरा कोरोना में है। WHO के पास जब ये लेटर आया तो WHO ने इसे खारिज नहीं किया है। WHO ने कहा कि हम इस पर और स्टडी करेंगे और बाद में अपना अंतिम निर्णय बताएंगे। यानी कि WHO ने भी इस दावे को कम से कम खारिज नहीं किया है। आज के शो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कोरोना हवा से हवा में फैल सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमारी कोरोना को लेकर जो बेसिक अवधारणा है वही चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि हमें सेफ्टी मेजर्स पूरी तरह से बदलने पड़े। तो क्या वाकई में ये क्या एरोसॉल ट्रांसमिशन कोरोना का है या नहीं है? कितनी संभावनाएं हैं, और अगर है भी तो इस पर क्या किया जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? आज इस पर चर्चा। चलिए तो इस पर करते हैं आज चर्चा। और पहले ही शो की शुरुआत में आपको हम हमेशा की तरह आगाह कर दें कि हम जो भी शो में डिस्कशंस करते हैं जनता को डराने के लिए बिल्कुल नहीं करते, आपको जागरूक करने के लिए और नई नई फाइंडिंग्स, नए नए जो विचार कोरोना वायरस को लेकर, इसके प्रकृति को लेकर जो आ रहे हैं सामने, हम उस पर चर्चा करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन फाइंडिंग्स का, इन ऑब्जर्वेशंस का आधार क्या है। आज भी हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हवा से हवा में ये फैल रहा है, बल्कि हम सिर्फ इस पर चर्चा कर रहे हैं जो भी 239 डॉक्टर्स या विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी है WHO के सामने, उसका आधार क्या है और उसका विश्लेषण क्या है। और इसके लिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर JS अरोड़ा साहब मौजूद हैं, जो कि एडवाइजर पेशेंट सेफ्टी हैं WHO के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे साहब, जो कि डायरेक्टर डिस्चार्ज प्लानिंग UPMC अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गोडसे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ, और हमारे शो में हमेशा बहुत महत्वपूर्ण बातें रखते आए हैं, बातों का विश्लेषण करते आए हैं। मैं डॉक्टर अरोड़ा आपसे आज शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप WHO से संबद्ध हैं। ये जो लेटर लिखा गया है WHO को, WHO ने भी इसे प्रथम दृष्टया एकदम से खारिज नहीं किया है। क्या लगता है आपको, कितना दम है इन डॉक्टर्स, इन विशेषज्ञों की बात में? देखो, ऐसा है कि जो मुख्य तौर से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलता है वो ड्रॉपलेट से होता है। इसमें साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा है। अगर ये 5 से 10 माइक्रोन या उससे ज़्यादा है तो उसको ड्रॉपलेट कहते हैं। अगर उससे कम है तो उसको हम ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या एरोफोसोल यूज़ करते हैं। जो अभी तक की पहले जो स्टडीज़ आई हैं उसमें ये देखा गया है कि जहाँ कोई प्रोसीजर हो रहा है, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी है, इंटूबेशन है, या उसके बाद कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, या इस तरह कोई प्रोसीजर हो रहा है, तो उस समय, या नेबुलाइजेशन है, तो उस समय जो एरोसोल निकलते हैं तो उससे ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। लेकिन ऐसा जो है, एक स्टडी आई थी न्यू इंग्लैंड जर्नल के अंदर, जिसमें उन्होंने हाइपोथेटिकली एक मशीन के अंदर जो बना के उसको किया था, और उसमें उन्होंने दिखाया था कि वो काफ़ी दूर तक जा सकता है और 3 घंटे ट्रैवल कर सकता है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। और अभी जो स्टडी की है तो जो WHO ने आउटलाइटली रिजेक्ट तो नहीं किया है, जो वहाँ पर हमारे चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने भी कहा है कि हम विल प्रूव, उस जो एविडेंस है उसको हम देखेंगे, रिसर्च करेंगे, रिव्यू करेंगे, और अगर उससे ऐसा कुछ आएगा तो उसके बाद हम गाइडलाइंस को चेंज करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी WHO इसको मानने को तैयार नहीं है। WHO के हिसाब से ये अभी भी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और फॉर्माइट से फैलता है। इसको अभी एरोसोल का या उसमें नहीं मान सकते, बिल्कुल एयर टू एयर है। एयर बॉर्न जो इन्फेक्शन है ज़्यादातर, जैसे मीजल्स है, आपका मम्स है, इन्फ्लुएंजा है, ये उस तरह से नहीं फैलता है। इसलिए ड्रॉपलेट से ही जब दूसरे पे जाता है या सामने जाता है तो ये वैसे ही होता है। तो अभी तो इसको ये ऐसा कोई एविडेंस जो WHO ने नहीं माना है कि हम इसको एयरबॉर्न जो है इन्फेक्शन माना जाए। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, आपका टेक सर इस पे। अभी ये जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, कितना दम लगता है आपको उनकी बातों में? मुझे तो दीपक जी हंसी आई है साइंटिस्ट के चिट्ठी पे। ये हमें शुरू से पता है ये बात कि ये जो वायरस है
ये एयरबॉर्न हो सकता है एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में। अगर मान लीजिए एक पेशेंट है, एक रूम में है, एयर कंडीशन रूम है, वेंटिलेशन नहीं है उसमें, और वो 24 घंटे उसमें लेटा हुआ है, सो रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, जो भी है, अगर आप उसमें जाएंगे 15 मिनट बिना मास्क के और वो उस मरीज पे भी मास्क नहीं होगा, तो जो वायरस पार्टिकल वो उस रूम में छोड़ रहा है वो कुछ समय के लिए एयर में रहते हैं और आपको संक्रमण हो सकता है जो संक्रमित नहीं है लोग। मैं अभी ये चिट्ठी ना मैंने पढ़ी है, ना आपने पढ़ी है, ना मीडिया में कोई इसका ये नहीं विश्लेषण नहीं आया है कि इन्होंने क्या स्टडी की है, किस बेसिस पे की है, कहाँ की है, लेकिन जो सामने बात आई है वो ये आई है कि कंटेन्ड एनवायरनमेंट्स में ये जरूर ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो कैसे रहा है। इसका मीडियम तो एयर ही है ना, चाहे वो एरोसॉल हो, चाहे ड्रॉपलेट हो, एक के रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकल रहा है और दूसरे के में जा रहा है, उसका मीडियम एयर है। तो इसको ये उस तरह से एयरबॉर्न नहीं है जैसे अरोरा साहब ने कहा, जैसे मीजल्स होता है, जैसे चिकन पॉक्स होता है, जैसे और वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं जो एयर में मौजूद रहते हैं। आगे आने वाले समय में ये अगर एयर में फैल पूरी मान लीजिए 130 करोड़ लोग भारत के इन्फेक्ट हो जाएं किसी वक्त पे, तो ये एयर में हर जगह होगा। लेकिन अभी तक यही बात कही जा रही है कि कंटेन्ड एनवायरनमेंट्स में, जैसे बिहार में आपने सुना होगा एक शादी में 350 लोग आए, उसमें से 110 लोगों को संक्रमण निकला। अब हर एक को तो खांसी नहीं हो रही, हर एक को छींक नहीं आ रही, अरे एसिम्प्टोमेटिक लोगों से भी फैल रहा है। कैसे वायरस पार्टिकल जब निकल रहे हैं सांस के द्वारा, तो वो सांस के द्वारा हमें अंदर जा रहे हैं। तो अगर आप जैसे एरोप्लेन में आप सफर करते हैं, आपको जो कॉमन फ्लू है वो भी एरोप्लेन से लगता है क्योंकि कंटेन्ड एनवायरनमेंट है। ट्रेन का एसी कोच है, उसमें भी ये हो सकता है, घर में एयर कंडीशनड है, ऑफिस में है, अंदर मीटिंग्स में अगर लोग बैठे हुए हैं और डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं और मास्क नहीं लगाया हुआ, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट। इसीलिए जो बात कही जा रही है कि आप लोग ओपन वेंटिलेटेड जगहों पे करें, मीटिंग्स वगैरह भी, मिलना जुलना भी अगर करें, कंटेन्ड एनवायरनमेंट्स में एयर में ये रह सकता है और सांस के द्वारा जो संक्रमित नहीं है उनमें ये जा सकता है। सिर्फ इतनी सी बात है जिसका मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही हम लोगों ने इसको उठा लिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में चूंकि पब्लिश हो गया। लेकिन मैं समझता हूं ये बात हम सबको पता है कि एयर में ये थोड़ी देर रहता है, चाहे 2 घंटे रहे, 3 घंटे रहे, 6 घंटे रहे, कितना रहे, इस पे क्या रिसर्च इन 250 साइंटिस्ट ने की है हमको नहीं पता है। और अब डब्ल्यूएचओ ने इसीलिए एकदम से डब्ल्यूएचओ ने ये कहा भी नहीं है, और वो इस पे अपना दे आर हैविंग ए लुक ऑन दिस एंड दे विल कम आउट विद देयर रिकमेंडेशंस। ठीक है डॉक्टर गोडसे से भी मैं फटाफट से उनसे टेक लेना चाहूँगा, क्योंकि हम अमेरिका में तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका ही है। तो मुझे लगता है कि कोरोना के मामले में उसकी प्रकृति के बारे में अमेरिका में जितनी स्टडीज़ हो रही होंगी और जितना एविडेंस के साथ हो रही होंगी वो उतना शायद कहीं और नहीं हो रही होंगी। डॉक्टर गोडसे आपका टेक सर। देखो मैं थोड़ा लंबा आंसर दूंगा। पहली बात यह है कि आप कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने खारिज नहीं किया है, वो कैसा खारिज करेंगे, वो इतने डरे हुए हैं। 14 जनवरी को उन्होंने कहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता कोरोना वायरस का, बाद में पता चला वो पूरे गलत थे। अभी वो इतना डरे हुए हैं, कोई उनसे कुछ भी बोलेगा तो वो हिचकिचाएंगे। अभी ये सोच लीजिए, आप कह रहे हैं कि ये चिट्ठी लिखी न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था, ये क्या है न्यूयॉर्क टाइम्स? वो चिट्ठी मैंने पढ़ी है, वो गूगल पे है, अभी गूगल कीजिए। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता लेकिन मैंने वो 239 जो लोग हैं उनके पूरे सबके नाम पढ़े हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ उसका लगता है, उनका पर्सनल ओपिनियन है। उनमें से कोई लोग केमिस्ट है, कोई लोग इंजीनियर्स है, कोई लोग आर्किटेक्ट है, कोई लोग ज्योग्राफी के प्रोफेसर है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं पहले ही पक चुका था हम डॉक्टर लोगों से, कुछ पता नहीं और बके जा रहे हैं। अभी ये इंजीनियर लोग जुड़ गए हमारे साथ और कंफ्यूज करने को। थोड़ा सोचिए, आप कहते हैं कि आप ये शो करें, आप डरा नहीं रहे लोगों को, लेकिन आप हमको बोल रहे हैं कि शोले के किसी आदमी के साथ फाइट करनी है आपको, और आपने हमको बताया कि एके हंगल जी के साथ फाइट करनी है, और लास्ट मिनट पे आपने गब्बर सिंह को ला दिया। तो कितना उसमें डरावने वाली बात है। ये एरोसोलाइज
और वो जो ड्रॉपलेट है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा सोचिए आप। नहीं सर, हमारा मकसद डराना नहीं है, हमारा मकसद तो मिथ बर्स्ट करना भी है। और ऐसे अगर ऐसी कोई मिथ है तो उसको बर्स्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम आप ही के जरिए ऐसी मिथ्स को बर्स्ट करेंगे। डराना हमारा मकसद नहीं है, हाँ विश्लेषण हमारा करना मकसद है। खबर हमारे सामने है, हर किसी की जुबान पर यह खबर है, तो उसका विश्लेषण होना, उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। यस सर, गो ठीक है। मैं हाँ, तो थैंक यू दीपक जी। मैं ऐसा नहीं कर रहा था कि आप डरा रहे हो, लेकिन मैं सोच रहा था कि जरा सोचिए कि कोरोना ऐसा होने वाला नहीं है कि अब तक ड्रॉपलेट था और 239 साइंटिस्ट ने बोल दिया एरोसॉल हो गया तो एरोसॉल हो गया। थोड़ा सर्वसाधारण बुद्धि से हम लोग सोच लिए कि एरोसॉल का मतलब है कि अगर आपके स्टूडियो में कोई आता है और वो सिर्फ वो सांस लेता है या बात करता है, या 2 तो 3 घंटा वहां वो वायरस रहेगा और बाकी सबको होगा। अगर ऐसा एरोसॉल कोरोना का होता था तो इंडिया में करोड़ों केसेस होते थे। अगर एरोसॉल किसी का होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का मायना ये है कि 6 फीट नहीं, 15 से 20 फीट सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो बंबई में बसेस कैसे चलाएंगे 15 फीट डिस्टेंस रख के? आगे ड्राइवर रहेगा, पीछे कंडक्टर और बीच में जनता ही नहीं रहेगी, तो बस चला के फायदा क्या है? तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि ये ड्रॉपलेट ही है। जो कुछ लोग अभी सोच में पड़ रहे हैं कि एक आदमी ने चर्च में 100 लोगों को दे दिया, क्यों दे दिया? इसका मतलब ये नहीं कि वो एरोसॉल है, इसका मतलब ये है कि कोई सुपर स्प्रेडर है। हम जानते नहीं है पूरे तरह से, तो जांच करना उचित बात है। लेकिन ये आर्टिकल आया था न्यूयॉर्क टाइम्स में 2 दिन पहले, अभी हमारे न्यूज में कुछ नहीं है। अभी मैंने 4-5 न्यूज चैनल चेक कर दिए। अगर ये थोड़ा भी उसमें कतई गुंजाइश होती तो 24 घंटा हमारे यहाँ चैनल्स वो चलाते थे। और दूसरी बात ये है कि अभी बाकी के सेम आर्टिकल रिप्रिंट हो रहा है और कुछ चैनल के लिए सैकड़ों साइंटिस्ट ने कहा है। भाई लोग, सैकड़ों साइंटिस्ट ने नहीं कहा है। 239 मीन्स 200 और 39, उनमें से काफी लोग सिंपल प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ एरोसॉल वगैरह नहीं है, ये ड्रॉपलेट है। कुछ केसेस में अंडर कंटेन में थोड़ा हो सकता है, सावधानी बरतनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, लेकिन ये एरोसॉल वगैरह कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। मैं भी एक्सपर्ट हूँ। तो एक चर्चा आजकल चल रही है, एक लेटर जो 239 डॉक्टर, साइंटिस्ट या एक्सपर्ट जिन्हें कहा जा रहा है, उनकी तरफ से WHO को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि कोरोना हवा से हवा में फैल सकता है, और WHO से गुजारिश की गई है कि वो अपने रिकमेंडेशंस को तब्दील करे इसके बिना पर। उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक की चर्चा में हमारे तीनों पैनलिस्ट, तीनों डॉक्टर्स, तीनों विशेषज्ञ जो हैं, अपने अपने फील्ड्स के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज किया है और वो बिल्कुल नहीं मानते कि हवा से हवा में ट्रांसमिशन हो सकता है। हाँ, जो एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में, एक बंद कमरे में जहां पर हमारे ज्यादातर जो फ्रंट लाइनर्स काम करते हैं, वहां पर इसकी गुंजाइशें हैं, लेकिन उसके अलग अलग पैमाने हैं। डॉक्टर JS अरोड़ा, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा। सर, फर्ज कीजिए कि ये जो थ्योरी है ये साबित हो जाती है, या इसमें थोड़ा सा भी दम लगता है, या इसमें, क्योंकि ये पहली बार इसका इस तरह का दावा किया गया ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारी स्टडीज ऐसा पढ़ रहा हूं जिसमें डॉक्टर्स ने एक संदेह जरूर जाहिर किया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं सर जो अनएक्सप्लेन्ड हैं। ट्रांसमिशन के बहुत सारे केसेस अनएक्सप्लेन्ड हैं और उनमें बहुत सारी स्टडीज में यह संदेह जाहिर किया गया है। हालांकि फैक्ट अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन स्टडीज बहुत हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर ये फैक्ट स्टैब्लिश हो जाता है तो क्या हमारी कोरोना से जंग में कोई तब्दीली आएगी? हाँ दीपक जी, पहले तो इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँ। मेरे से पहले एक स्पीकर ने चर्च का एग्जांपल दिया। एक साइंटिस्ट का मैं रिव्यू पढ़ रहा था, उसने एक और एग्जांपल दिया है कि एक जो ग्रुप सिंगिंग है उसमें भी सब लोगों को हो गया, 61 लोग थे, उसमें काफ़ी लोगों को हो गया। अब वो इसमें ये देखने की बात है कि वो इसलिए हो गया कि उनका डिस्टेंस बहुत कम था, और जब आदमी गाना गाता है तो बहुत ऊंचा बोलता है, तो उससे ड्रॉपलेट या निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो वो जिस तरह के वो एग्जांपल्स दे रहे हैं वो फिट नहीं बैठते। इसके अलावा एक और चीज़ और देखी गई है कि अगर हम बंद कमरे की बात करें, अगर उसमें कोई इसका ऐसा जिसको एक्टिव प्रोसीजर नहीं हो रहा, तो वहाँ भी एक्टिव वायरस नहीं देखा गया है। और इसके लिए मैं एक और कहना चाहूँगा कि अगर इतना ही एयरबॉर्न होता तो आज हमारे केस 6 लाख नहीं, शायद 6 करोड़ पहुँच चुके होते।
तो ये तो मेरा भी मन नहीं मान रहा, मैं अपने कह रहा हूँ, WHO ने पहले मना किया ही है कि इसको एयरबॉर्न माना जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर हम माना भी जाए तो उसके लिए कुछ हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि जैसे सेंट्रलाइज AC का ना यूज़ किया जाए, अगर कहीं यूज़ करना भी है तो विंडो AC यूज़ किया जाए, पंखे का यूज़ किया जाए, दरवाजे खिड़की खोला जाए। इवन जब आइसोलेशन क्वारंटाइन में हम कहते हैं तब भी कहते हैं वेंटिलेशन अच्छा रखा जाए, ताकि अगर उसमें एयर फ्लो अच्छा रहेगा तो वायरस एक जगह पे खड़ा नहीं होगा। तो वो जो हम चीज़ें बाद में अगर हम ये प्रूव हो भी जाए, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है प्रूव होता, अगर ऐसा होता तो अब तक बहुत ज़्यादा फैल चुका होता। अगर ये प्रूव हो भी जाता है तो जो पहले हमारी गाइडलाइंस दी गई हैं वो ही इसमें काम आएंगी कि वेंटिलेशन अच्छा करना है। बल्कि जैसे सुपर स्प्रेडर बताया उन्हें कि अगर जैसे मैंने उस चर्च का बताया या उसका गाने का बताया, इसी तरह एक सुपर स्प्रेडर है। अगर किसी को मान लो कोरोना की तरह से लूज मोशन है, जो स्टूल है, वो जो फ्लश का एरिया है, टॉयलेट है, वो एक ज़्यादा सुपर स्प्रेड एरिया है। उसमें क्या आता है कि अगर वहाँ पर जैसे फ्लश के टाइम पे अगर हम करते हैं तो वो कि कंटेन्ड एरिया है, बंद रहता है अक्सर, और वहाँ पर जो है बहुत जल्दी फैल सकता है। तो अल्टीमेटली मतलब यही है कि हमें जहाँ वेंटिलेशन अच्छा होगा वहाँ पर इसके फैलने के चांस ज़्यादा कम रहेंगे। और हमें आगे भी अगर सपोज ये प्रूव हो भी जाता है तब भी हमें यही स्टेप्स लेने हैं, चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ और हैं, या कोई अगर हेल्थ केयर सेंटर हैं तो HEPA फिल्टर यूज़ किया जाएगा, या बाकी जगह पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, एंड दैट इज़ सफिशिएंट। और वो हम पहले भी यही गाइडलाइंस पहले भी हैं कि वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। और बाकी जो है डिस्टेंस जो है आपका जो 6 फुट का है वो रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्क पहनना। और सब अगर एयरबॉर्न है या आपका ड्रॉपलेट से, दोनों भी मास्क की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमें इवन क्लॉथ मास्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक के लिए N95 या जो सर्जिकल मास्क की आवश्यकता नहीं है, वो उसको ही चाहिए जो हेल्थ केयर सेटअप में काम कर रहे हैं। ऑलराइट सर, ठीक है। डॉक्टर अरोरा, बिल्कुल आपने जो एग्जांपल दिया कि जो टॉयलेट्स हैं उनमें रह सकता है, बिल्कुल आप ही की ऑब्जर्वेशन की एक स्टडी जो है बाकायदा हुई भी है, और ये नेचर मैगजीन में बाकायदा पब्लिश भी हुई है। और ये रेनमिन हॉस्पिटल और वुचांग फैंगसिंग फील्ड हॉस्पिटल जो कि वुहान में है, वहां पर ये स्टडी की गई और देखा गया कि जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर है वहां पर बड़ा कम इसका एयरबॉर्न या एरोसॉल ट्रांसमिशन का खतरा है। लेकिन जो टॉयलेट्स हैं जो यूज कर रहे हैं पेशेंट्स, उनमें बहुत ज्यादा एयरबॉर्न या एरोसॉल ट्रांसमिशन का खतरा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी पब्लिश हुआ भी है। डॉक्टर मिश्रा, मेरा सवाल आपसे ये है, इस स्टडी के साथ साथ जिसका मैंने जिक्र किया, उसके साथ साथ हमने देखा है कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जब वो आईसीयू में या वेंटिलेशन वाले रूम्स में जब जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा वो संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, जबकि उन्होंने बाकायदा पीपीई किट्स पहनी होती हैं, कई लेयर की उनकी सेफ्टी होती है, उसके बावजूद वो चपेट में आ जाते हैं। तो क्या हम इस तथ्य को बिल्कुल खारिज कर दें कि कोरोना वायरस हवा में रहता ही नहीं है? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि ये रह सकता है, बिल्कुल इसकी संभावना है। अगर जैसे डॉक्टर रवि कह रहे हैं ड्रॉपलेट से भी निकल रहा है तो वो वायरस के साथ निकल रहा है ना। तो ड्रॉपलेट का पानी अगर गिर गया, वो वायरस तो थोड़ी देर की हवा में रह सकता है, वायरस को कोई रोक तो है नहीं, और वो आप अपनी सांस में अंदर लेंगे। और इसी प्रकार से जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको संक्रमण होता भी है, कहीं पे भी थोड़ा सा ब्रीच हुआ तो वो हो जाता है। और अगर आप देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर से भी ज्यादा एक स्टडी आई थी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में किसको सबसे ज्यादा संक्रमण हो रहा है, तो उसमें ये देखा गया जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं, जिनके पास पेशेंट सबसे पहले जाता है बुखार होने पे या कोई सिम्टम होने पे, सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की मिली, उनको इन्फेक्शन हुआ। तो ये ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल जो भी जनरेशन प्लस थोड़ी देर जो हवा में रह जाता है, अगर वही वेंटिलेशन आपका अच्छा है तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। या आपने आजकल जो थिएटर्स हम बना रहे हैं उसमें वैक्यूम सक्शन लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ इवन HEPA फिल्टर, एंड जो पहले हम जो फ्लो लगाते थे कि एक तरफ से चलता था हवा और दूसरी तरफ से निकलती थी, तो वो नहीं करके हम इसमें वैक्यूम लगा रहे हैं जिससे कि वो खींच ले बाहर हवा को। तो इसलिए ये कहना कि एयर में बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा, ये बिल्कुल रह सकता है थोड़ी देर एयर में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस कमरे में घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसकी देखभाल जो लोग कर रहे हैं, अगर उसके क्लोज संपर्क में आ रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी मास्क लगाने की आवश्यकता है, और जो उसकी देखभाल कर रहे हैं उनको भी मास्क लगाने की आवश्यकता है।
तो उससे जो कमरे में अगर मान लीजिए ठीक है रात सर। भर कोई सोया ओके है और अब बाद में आप एंटर करते हैं उसको कोई खाना देने के लिए, चाय देने के लिए, तो प्रिकॉशंस लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस हवा में, जो कमरे की हवा है जो वेंटिलेटेड ओके। नहीं है, उसमें वो वायरस थोड़ी देर रह सकता है। और ये रिसर्च का मुद्दा है कि ये 2 घंटे रहता है या 4 घंटे रहता है या 6 घंटे रहता है या 15 मिनट रहता है या आधे घंटे रहता है। ठीक है सर। ऑल राइट सर। डॉक्टर गोडसे, अब हमने इसमें चर्चा में इतना तो समझ लिया कि वस्तुस्थिति हमारे सामने क्या है और हवा में ये किन सर्कमस्टांसेस में कोरोना वायरस रह सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं रह सकता है। अब WHO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डॉक्टर गोडसे? क्या वो आप कह रहे हैं कि ये साइंटिस्ट जो हैं इनके बैकग्राउंड्स भी बहुत ज्यादा पुष्ट नहीं हैं, लेकिन क्या WHO को इन रिकमेंडेशंस को या इस लेटर को सीरियसली लेकर बाकायदा एक प्रॉपर स्टडी कराकर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना चाहिए, या लाइटली ले इसको WHO जैसे बाकी लोग ले रहे हैं? नहीं, लाइटली लेने की तो कोई बात नहीं है। कोई तो ऐसा कह नहीं रहा है कि इतनी बड़ी चीज है, मतलब ये गेम चेंजर है कि अगर ये सचमुच में एरोसॉल है तो गेम चेंजर, मतलब देन वी आर टॉकिंग कि वैक्सीन आने तक कुछ कर ही नहीं सकते। देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉकडाउन फॉर 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 इयर्स, यू नो, राइट। अगर ये सचमुच में एरोसॉल है, देखो जब साउथ अमेरिका में कॉन्किस्टाडोर पहुंचे थे तो उनका पॉपुलेशन था 2 करोड़ 10 लाख। ये एरोसॉल इन्फेक्शन मीजल जैसे हो गए और उनमें से 1 करोड़ 80 लाख लोग मर गए। 2 करोड़ 10 लाख में से 1 करोड़ 80 लाख लोग मर गए। इतनी एरोसॉल ये वायरस इन्फेक्शंस की पावर होती है। अगर वो एरोसॉल होता तो अब तक, मैं तो डॉक्टर अरोड़ा से पहले सहमत हो रहा था कि वो कह रहे थे कि 6 करोड़ केसेस होते हैं, मैं सोचता हूँ 60 करोड़ केसेस होते हैं। अगर एरोसॉल होता तो अगर हवा में 2, 3, 4 घंटा वो वायरस तैरता तो वो तो बहुत ही फैल चुका होता। लेकिन ऐसा, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जरूर पढ़े उसको और लोगों को बताए कि क्या होता है। मतलब अभी एयर कंडीशनिंग है, ये जो वेंटिलेशन की आप बात कर रहे हैं, ये पूरे वेदर इट इज सर्कुलेटिंग, यू नो, if the same air is recirculating, then that virus particle, if it is in the air, it can come back again and again. इसलिए जो हवा है वो बाहर निकाल दे। तो अभी हम लोग के जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहाँ तो पंखे होते हैं, वहाँ तो सेम एयर रिसर्कुलेट करते हैं। तो क्या फिर पंखे बंद करेंगे? क्या एयर कंडीशनिंग बंद करेंगे? अमेरिका में तो ठीक है, इंडिया में कैसे करेंगे? मई महीने में दिल्ली में शादी में कैसे जाएंगे? अगर तो मेरे ख्याल से ये एरोसॉल होना, ये सोचना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। और ऐसी उम्मीद में रहते हैं कि डेफिनेटली एरोसॉल नहीं है, कि वो कहते हैं ना, समझ बैठे थे एक शराब को ही हम दरिया, एक सुकून था हमको धोखा खाने, हम धोखा नहीं खा रहे, ये ड्रॉपलेट ही है। कुछ केसों में सुपर स्प्रेडर्स में 10-15 मिनट ज्यादा रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से 10-15 मिनट से ज्यादा वो हवा में नहीं रहता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जरूर इसे स्टडी कर ले। ठीक है सर, लेकिन मुझे पहले पता, तो मैं अगर आप तीनों की बात को अगर कंक्लूड करूं तो एक निश्चित एनवायरनमेंट में अगर बिल्कुल बंद कमरा है तो कुछ देर के लिए, हालांकि जैसे डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं रिसर्च का विषय है कि कितनी देर हवा में रह सकता है, लेकिन पूरी तरह से बंद अगर कमरा है, आईसीयू है, बंद कमरा है, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, तो हवा में कुछ देर रह सकता है, उसके स्प्रेड होने के चांसेस हैं। लेकिन बाहर खुले में लोग घूम रहे हैं और हवा से हवा में ट्रांसमिशन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल कम से कम ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है। बहरहाल ये मामला अब फिलहाल WHO के पाले में है। अब इसको कितना सीरियसली लेके, कितनी जल्दी इस थ्योरी पर मुहर लगाता है, इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर रहा है, ये WHO को सोचना है, और जितनी जल्दी ये हो उतना सबके लिए अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर गोडसे, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।